नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कॉन्फ्रेंस में गरजे नेता, टीएस सिंहदेव बोले सीएम क्यों न बनूं, उमंग सिंघार का पलटवार, पीएम के असिस्टेंट लगते हैं। एसीबी की बड़ी कार्रवाई, 10,000 की रिश्वत लेते आदिम जाति कल्याण विभाग का बाबू रंगे हाथों गिरफ्तार। प्रभारी प्राचार्य निलंबित, शिक्षिका से अभद्रता पर डीपीआई की सख्त कार्रवाई, पद की गरिमा भूले प्राचार्य को मिली सजा। छा गए खुशी, 75 की उम्र में दूसरी शादी, करवा चौथ पर प्रेम कहानी ने जीता सबका दिल। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर से आज सियासत के 3 बड़े बयान सामने आए हैं। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने खुलकर मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई, वहीं देश की संवैधानिक गरिमा पर भी उन्होंने तीखा संदेश दिया। उधर एमपी के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षक उमंग सिंघार ने छत्तीसगढ़ सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए मौजूदा मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री का असिस्टेंट तक कह डाला। साथ ही संगठन को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस की नई रणनीति साफ कर दी। पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने पहली बार खुलकर मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताते हुए कहा, मैं कभी नहीं कहूंगा कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है। मुख्यमंत्री कौन नहीं बनना चाहेगा। सिंहदेव ने याद दिलाया कि पहले भी 2.5 साल के मुद्दे पर उनका नाम चर्चा में रहा था, लेकिन अंतिम निर्णय पार्टी का ही होता है। वहीं सीजेआई पर जूता फेंकने की घटना और हाई कोर्ट वकील की टिप्पणी को लेकर उन्होंने कहा कि ये किसी जाति या समाज का सीमित मुद्दा नहीं है। जो सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठा है उसका अनादर करेंगे तो पूरी संवैधानिक व्यवस्था का अनादर होगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने राजनीति में जाति और धर्म के बढ़ते प्रभाव पर अफसोस जताया। उन्होंने कहा, हिंदू धर्म को बीजेपी से जोड़कर देखा जाना गलत है। मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन कांग्रेसी हूँ और मरते दम तक कांग्रेसी ही रहूंगा। किसी समाज या जाति से सीमित मामला नहीं। सर्वोच्च संवैधानिक स्थान पे जो व्यक्ति बैठे हैं उनके संदर्भ में अगर आप अनादर व्यक्त करते हैं तो संपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था का आप घोर अनादर करते हैं। अभी दुर्भाग्य से देश की राजनीति धर्म और जाति की है। जैसे ये मामला आया तो सनातन की बात आ गई, जैसे ही सनातन की बात आई तो फिर अनुसूचित जाति की बात आ गई। देश में इतने लोग, कोई ना कोई कुछ कहता है, आप कहा क्या इस व्यक्ति के साथ ये हादसा जुड़ा है, क्रिया और प्रतिक्रिया, क्रिया क्या हुई? तत्काल सनातन आए। देश के संविधान और संवैधानिक पद की गरिमा नहीं लाई। आपने जब लाया तो दूसरी तरफ से किसी ने कुछ और कह दिया। जो वातावरण दूषित हो रहा है देश का, वो इसी कारण से हो रहा है कि आप राजनीतिक लाभ लेने के लिए समाज को विभाजित करना चाहते हैं। जिसको चुनाव लड़ना है, स्वाभाविक है कि चुनाव के 1 साल 1.5 साल पहले जो पार्टी ने एक प्रारंभिक रूप में तय किया है, उन्हें पद से और किसी को जवाबदारी देना पड़ेगी अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है। और जो नहीं लड़ना चाहता तो संगठन के लिए जिला अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। रही बात स्थानीय चुनाव की, नगरीय चुनाव की, इसीलिए राहुल गांधी ने कहा है कि उनकी राय, जिला कांग्रेस अध्यक्ष की राय महत्वपूर्ण रहेगी हर चुनाव के अंदर। बगैर उनकी राय के, बगैर जिला समितियों की राय के, बगैर ब्लॉक कमेटी की राय के हम उम्मीदवार तय करेंगे।
मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षक उमंग सिंघार ने छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा, यहाँ के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के नहीं लगते, बल्कि प्रधानमंत्री के असिस्टेंट लगते हैं। वे जनता से संवाद नहीं करते और प्रदेश की समस्याओं से कटे हुए हैं। सिंघार ने आरोप लगाया कि जैसे एमपी में पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं, वैसे ही यहाँ भी पर्ची पर चलने वाली सरकार है। अमित शाह का बार बार दौरा करना इस बात का संकेत है कि सरकार खुद को बचाने में लगी है या अदानी के खदानों को लेकर कोई सौदेबाजी चल रही है। उन्होंने स्मार्ट मीटर, बिजली बिल और उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने जैसे मुद्दों पर भी सरकार को घेरा। वहीं कांग्रेस संगठन को लेकर उन्होंने बड़ा संकेत देते हुए कहा कि 2028 के लिए अब संगठन को नई सोच, नया नेतृत्व और नई पीढ़ी की जरूरत है। जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्हें पहले पद छोड़ना होगा और जो नहीं लड़ेंगे वही संगठन में काम करेंगे। यही हमारी नई क्राइटेरिया होगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर में नेता प्रतिपक्ष व केंद्रीय पर्यवेक्षक उमंग सिंघार ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि कांग्रेस अब 2028 के विधानसभा चुनावों की तैयारी में पूरी मजबूती से जुट गई है। उन्होंने कहा कि संगठन को अब नए जोश, नई सोच और नए नेतृत्व की जरूरत है और इसके लिए बदलाव आवश्यक है। सिंघार ने स्पष्ट किया कि अब समय आ गया है जब नई पीढ़ी को नेतृत्व में मौका दिया जाए। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि जिन लोगों को आगामी चुनाव लड़ना है उन्हें पहले संगठन के पद छोड़ने होंगे, जबकि जो चुनाव नहीं लड़ेंगे वे संगठन में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। यही संगठन सृजन की नई क्राइटेरिया होगी और इसी सोच के साथ पार्टी आगामी लड़ाई लड़ेगी। 2025 खड़गे जी ने जिस प्रकार से कहा कि ये संगठन सृजन का वर्ष है, एक नए नेतृत्व, नई सोच, नए तरीके से संगठनात्मक रूप से पार्टी को खड़ा करना, जिसका हर व्यक्ति की एक संगठन की जवाबदारी जनता के प्रति है। हम संगठन को जिला के माध्यम से आम व्यक्ति से जोड़ना चाहते हैं, आम व्यक्तियों की समस्याओं से जोड़ना चाहते हैं। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशान है सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण। कहीं जो सरकारें वादे करती है वो वादे पूरे नहीं कर पाती। चयन प्रक्रिया में ऐसे नए व्यक्तियों को हमें निकालना है जिस पार्टी को जनता के प्रति जवाबदार, संगठन के प्रति जवाबदार, कांग्रेस के प्रति जवाबदार, नई सोच के साथ एक लड़ाई लड़ सके। 2028 में जिस प्रकार से चुनाव है छत्तीसगढ़ में, मैं समझता हूं कि ये राहुल गांधी खड़गे जी की पहल इस छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस का परचम वापस से लहराएगा और 2029 के अंदर लोकसभा के हिसाब से भी इस संगठन सृजन की अहम भूमिका रहेगी। बिलासपुर हाई कोर्ट से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के एक सरकारी वकील सतीश गुप्ता की सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी वायरल हो गई। यह टिप्पणी कथित तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंके जाने की घटना से जुड़ी थी। वायरल पोस्ट को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस टिप्पणी को आधार बनाते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को टैग कर ट्वीट किया और सतीश गुप्ता को तत्काल पद से निष्कासित करने की मांग की। जवाब में सरकारी वकील सतीश गुप्ता ने सफाई देते हुए कहा कि उनकी पोस्ट को गलत तरीके से पेश किया गया और पूर्व मुख्यमंत्री ने दुर्भावनापूर्वक उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है और इसकी गूंज प्रदेश की सियासत में तेजी से फैल रही है। बघेल जी के एक्स पर जो ट्वीट किया है, उनकी एक मानसिकता के बारे में क्या बोलें, जो एक फॉरवर्डेड मैसेज को बिना इस जानकारी के कि उस मैसेज का खंडन किया गया था मेरे द्वारा एक अधिवक्ताओं के निजी ग्रुप में, जिसको क्रॉप करके गलत मैसेज समाज में फैलाने की कोशिश खुद भूपेश बघेल जी द्वारा की जा रही है, जबकि उसकी वास्तविकता कुछ और है, जिसमें उस फॉरवर्डेड मैसेज के नीचे मेरे द्वारा उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ से इस मामले का निंदा करने के लिए प्रस्ताव पास करने के लिए प्रस्ताव किया गया था, है ना। लेकिन उसे मेरे विरुद्ध क्यों ऐसा दुष्प्रचार किया जा रहा है,
यह खुद भूपेश बघेल जी ही समझ सकते हैं, क्योंकि उनका खुद मेरे परिवार के प्रति काफ़ी विरोध रहा है। उनके द्वारा ही मेरे पिताजी को उनके पद से हटाया गया था, जिसके कारण उन्हें सदमा लग गया था, जिससे उनकी मृत्यु भी हो गई। और इस टाइप के प्रचार एक वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता और जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती है। बिलासपुर नगर निगम में लगाए गए गंभीर आरोपों को लेकर नया मोड़ सामने आया है। निगम के उपायुक्त एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रवेश कश्यप ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि वार्ड क्रमांक 6 की पार्षद सीमा संजय द्वारा लगाए गए यह आरोप पूरी तरह बेबुनियाद, मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण है। दरअसल पार्षद सीमा संजय ने जोन क्रमांक 2 में पदस्थ रहने के दौरान प्रवेश कश्यप पर आरोप लगाया था कि उन्होंने निगम की संपत्तियों को कटवाकर कबाड़ में बेच दिया। इस मामले में कश्यप ने स्पष्ट कहा कि ऐसा कोई भी कार्य उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा कुछ हुआ होता तो क्या केवल एक पार्षद ही आरोप लगाती? जोन क्षेत्र में अन्य पार्षदों ने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया है, जिससे साफ होता है कि यह आरोप व्यक्तिगत द्वेष के कारण लगाए गए हैं। प्रवेश कश्यप ने बताया कि प्लम्बर के माध्यम से संपत्ति बिकवाने का जो आरोप लगाया गया है वह पूरी तरह निराधार है। यह केवल उनकी छवि धूमिल करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार अधिकारी होने के नाते उन्होंने हमेशा निगम की संपत्तियों और संसाधनों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। उन्होंने बताया इस पूरे मामले की जानकारी नगर पालिका निगम के आयुक्त को दे दी है। आयुक्त ने इस प्रकरण की जांच के लिए एक टीम गठित कर दी है ताकि सच्चाई सामने आ सके। प्रवेश कश्यप ने कहा कि वे जांच में पूरा सहयोग करेंगे और सच सबके सामने लाएंगे। प्लम्बर के माध्यम से बेचने या बेचने की जानकारी नहीं है। ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं और जो आरोप लगा रहे हैं वो किसी दुर्भावनावश आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि उनके अलावा कोई और भी आरोप नहीं लगा रहा है। उनके संबंध में इस संबंध में आयुक्त महोदय द्वारा जांच दल का गठन किया गया है और आगे वो जिस तरह से जांच रिपोर्ट आएगी कार्रवाई करेंगे सर। कश्यप ने कहा कि वे वर्षों से ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ निगम की सेवा कर रहे हैं। झूठे आरोपों से ना तो वे डरेंगे और ना ही अपने कर्तव्यों से पीछे हटेंगे। बिलासपुर नगर निगम में संपत्तियों की बिक्री के आरोपों पर अब अफसर का पलटवार। उपायुक्त प्रवेश कश्यप बोले, आरोप झूठे हैं, जांच से सब साफ हो जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आदिम जाति कल्याण विभाग के बाबू मनोज तोंडेकर को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार युवक ने अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि की फाइल पास कराने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन बाबू ने फाइल रिलीज करने के बदले उससे 10,000 रुपए की मांग की। पीड़ित युवक ने इस रिश्वतखोरी की शिकायत ACB से की, जिसके बाद टीम ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप रचते हुए आरोपी बाबू को रिश्वत लेते पकड़ लिया। मौके से रिश्वत की पूरी रकम बरामद कर ली गई है और फिलहाल बाबू से पूछताछ जारी है। बिलासपुर पुलिस ने एक चौंकाने वाले मामले का खुलासा करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का दुरुपयोग कर 36 छात्राओं के अश्लील वीडियो बनाने वाले आरोपी अदनाद अली उर्फ अजहर अली को गिरफ्तार किया है। आरोपी रायपुर स्थित IIIT का छात्र है और उसने छात्राओं की असली तस्वीरों का इस्तेमाल कर AI की मदद से फर्जी और अश्लील वीडियो तैयार किए थे। मिली जानकारी के अनुसार इन वीडियो को सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से वायरल करने की साजिश भी की जा रही थी। बिलासपुर से पकड़े गए आरोपी को फिलहाल रायपुर लाया जा रहा है, जहां उससे गहन पूछताछ की जाएगी।
छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। आदिवासी विकास विभाग द्वारा छात्रावासों और आश्रमों की मरम्मत के लिए जारी लगभग 92 लाख की निविदा को रद्द कर दिया गया है। वजह बताई जा रही है नियमों का पालन नहीं किया गया और मजदूरों के इंश्योरेंस से जुड़ी जरूरी अमानत राशि तक जमा नहीं की गई थी। दरअसल यह टेंडर 4 अगस्त 2025 को जारी किया गया था। विभाग का कहना है कि इसमें कई तकनीकी अनियमितताएं सामने आई, लेकिन सूत्रों के मुताबिक मामला सिर्फ तकनीकी गलती का नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का भी है। आरोप है कि विभाग में पदस्थ एक लिपिक ने निविदा प्रक्रिया में अपने रिश्तेदारों को ठेका दिलाने की कोशिश की थी। इन गंभीर आरोपों के बाद विभाग में हड़कंप मच गया। सहायक आयुक्त पीसी लहरे ने सफाई देते हुए कहा कि यह अनियमितताएं उनके पदभार ग्रहण करने से पहले की है। उन्होंने बताया कि पुराने कार्यों और निविदाओं से जुड़ी शिकायतों की विभागीय जांच पहले ही शुरू कर दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक जिला प्रशासन अब इस पूरे प्रकरण की स्वतंत्र जांच टीम गठित करने जा रहा है। जांच पूरी होने के बाद नई निविदा प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी ताकि छात्रावासों और आश्रमों के मरम्मत कार्य समय पर पूरे किए जा सकें। बिलासपुर में आदिवासी छात्रों के हित के लिए जारी यह राशि अगर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती तो इसका सीधा असर उन बच्चों पर पड़ता जो सरकारी छात्रावासों में रहते हैं। फिलहाल विभाग की कार्रवाई ने अनियमितताओं पर रोक लगाई है, लेकिन अब सबकी नजर जांच रिपोर्ट पर टिकी है। क्या ये सिर्फ लापरवाही थी या फिर अंदर का कोई बड़ा खेल? इसका जवाब जांच के बाद ही साफ होगा। वो शर्तों में उसको जुड़वाया कि आप जो श्रमिक कार्यरत हैं उनका बीमा करवाइए और बीमा करवा के यदि कोई दुर्घटना अगर होती है तो उनको ताकि उचित मुआवजा मिल सके। ये 8 तारीख को हमने यहाँ टेंडर लगवा दिया था, छपवा दिया था। अब 8 तारीख से 26 तारीख तक का टेंडर राशि 25 तारीख तक आवेदन पत्र लेना था। 25 तारीख को सभी ने अपना अपना आवेदन पत्र दिया। उस आवेदन और 25 तारीख के बीच में हमने शर्तों को सामने टंगवा दिया था, बोर्ड में चस्पा था। सभी ठेकेदार को वो पता था कि हमको ईपिक मतलब श्रमिक का जो है वो कार्ड पैसा जमा करना है और उनका रजिस्ट्रेशन कराना है। तो उसने आवेदन भी किए हैं। 25 तारीख को जो आवेदन किया हमने उसको फॉर्म दिया, उनके पहले से नियम शर्तें उनको पता थी। बाकायदा करीब 170 या 270 ऐसा कुछ आवेदन आया जिसमें ईपिक कार्ड जमा किया गया, सब किया गया। लेकिन लास्ट में क्या किया, उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, सब कराया, लेकिन बीमा की राशि उन्होंने जमा नहीं कराई, जिसके कारण वो अपात्र की श्रेणी में आए। जहां शहर के कई क्षेत्रों में नागरिक पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, वहीं शहर के व्यस्ततम क्षेत्र मुंगेली नाका चौक के पास बीते 7 से 8 महीनों से पाइपलाइन फटी हुई है, जिससे लगातार जल का रिसाव हो रहा है। शिकायतों के बावजूद नगर निगम की चुप्पी और लापरवाही से आम जनता रोष में है। शहर के तिफरा जैसे क्षेत्र में पीने के पानी की किल्लत इतनी ज्यादा गंभीर है कि लोगों को टैंकरों के सहारे अपनी जरूरतें पूरी करनी पड़ रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि शहर के ही मुख्य मार्ग मुंगेली नाका चौक के पास महीनों से पानी की पाइपलाइन फटी हुई है, जिससे लगातार साफ पानी बर्बाद हो रहा है। ये स्थान कोई आम जगह नहीं बल्कि शहर के वीआईपी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां से रोजाना कई मंत्री, अधिकारी और नेता आते जाते हैं, क्योंकि यही सर्किट हाउस भी स्थित है। इसके बावजूद अब तक इस रिसाव को ठीक करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ये लगभग साल भर हो गया और इसका कंप्लेंट कर चुके हैं। नगर निगम में एक बार कंप्लेंट किए तो बोले कोई रायपुर आप कंप्लेंट करो, कोई पोर्टल क्या होता है, तो बोले रायपुर कंप्लेंट करो, तो रायपुर कंप्लेंट किए। वहाँ से नगर निगम वाले बोले कि उसको तुरंत बनाओ, तो वहाँ से आते हैं बनाने के लिए और देख के चले जाते हैं, बोलते हैं जेसीबी लगेगा, फिर मेन रोड है, हम कैसे बनाएं। अब यहाँ से 2 मिनिस्टर हैं यहाँ, प्रतिदिन लगभग 1-2 दिन में आ ही रहे हैं। कल भी यहाँ से क्रॉस किए हैं और सब देख रहे हैं ना, उसके बाद नहीं बन रहा है। कितना दुर्भाग्य है। और लोग इतने परेशान हैं, मोटरसाइकिल वाले, ऑटो वाले, मेन रोड में है वो, और साल भर हो गया, कोई सुनने वाला नहीं है। निगम वाले को हम कंप्लेंट किए, उनका पोर्टल रहता है, रायपुर में कंप्लेंट करना रहता है, तो हम उसमें पोर्टल में कंप्लेंट कर दिए। वहाँ से कॉल आया कि यहाँ से आएंगे बनाने के लिए आए भी और चेक करने के बाद फिर चले जाते हैं। जेसीबी लगेगा, टाइम लगेगा, हम लोग अभी नहीं बनाएंगे, आएंगे करके जाते हैं। और आज साल भर से यही बोल रहे हैं और कंप्लेंट कम से कम मैं 20 से 25 बार कंप्लेंट कर चुका हूँ। 1 साल तक जेसीबी नहीं लग पाई? नहीं लग पाई अभी तक। पार्षद को भी मैं कंप्लेंट कर चुका हूँ कि भैया इसको बनवा दीजिए करके,
ठीक है। दूसरे वार्ड के भी पार्षद आके देखे कोशिश किए बनवाने का, पर कोई निगम की तरफ से कोई जांच का बन नहीं रहा है। लोगों का कहना है कि उन्होंने इस जल रिसाव को लेकर नगर निगम को कई बार शिकायतें दी हैं, लेकिन हर बार केवल आश्वासन मिला। नतीजतन सड़क पर हर शाम जल भराव की स्थिति बन जाती है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी होती है। निगम की ये लापरवाही न सिर्फ जल संरक्षण की अनदेखी है, बल्कि नागरिक सुविधाओं के प्रति उसकी गंभीरता पर भी सवाल खड़े करती है। एक ओर पानी की कमी से जनता त्रस्त है, वहीं दूसरी ओर साफ पेयजल का इस तरह बहना शासन और प्रशासन की उदासीनता को उजागर करता है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले के कोटा ब्लॉक से शिक्षा जगत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। शासकीय हाई स्कूल जोगीपुर के प्रभारी प्राचार्य को महिला शिक्षिका से अभद्र व्यवहार और छात्राओं के साथ गलत नियत से पेश आने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मामला तब सामने आया जब स्कूल में पदस्थ एक महिला शिक्षिका ने प्रभारी प्राचार्य मनीष वर्मा पर अमर्यादित शब्दों के प्रयोग और अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया। यही नहीं, कुछ छात्राओं ने भी शिकायत की कि वर्मा उन्हें गलत नजर से देखते और अनुचित रूप से छूते हैं। शिकायत मिलते ही जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कराई। जांच टीम जब स्कूल पहुंची तो आरोप सही पाए गए। जांच में यह भी सामने आया कि प्रभारी प्राचार्य मनीष वर्मा का व्यवहार अन्य शिक्षकों और प्रधान पाठकों के प्रति भी अनुचित और अपमानजनक रहा है। जांच रिपोर्ट DEO ने लोक शिक्षण संचालनालय को भेजी, जिसके आधार पर DPI ने मनीष वर्मा के कृत्य को अशोभनीय, नैतिक पतन का प्रतीक और पद की गरिमा के विपरीत माना। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के तहत वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर कार्यालय तय किया गया है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कहा है, स्कूलों में मर्यादा तोड़ने वाले शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तखतपुर नगर पालिका की लापरवाही लगातार सामने आ रही है। नगर में अवैध निर्माण पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मेन रोड स्थित एक मकान को बिना अनुमति 3 से 4 मंजिल तक अवैध रूप से बनाया जा रहा है। नगर पालिका के अधिकारी जांच के नाम पर केवल खानापूर्ति कर रहे हैं। जब हमारे संवाददाता विनय करिहार ने इस मामले में CMO अमरेश सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि संबंधित व्यक्ति को नोटिस भेजा गया है और जाँच की जाएगी, लेकिन निर्माण कार्य अभी भी जारी है। सवाल उठता है कि आखिर जांच के दौरान काम क्यों नहीं रोका गया। नगर पालिका का यह रवैया उनके कार्यों पर गंभीर संदेह पैदा करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकारी रसूखदारों के दबाव में आकर नियमों को ताक पर रखे हुए हैं, जिससे अवैध निर्माण करने वालों के हौसले बुलंद हैं। शहर में जितने भी मकान निर्माणाधीन हैं उसमें जो है यही के नेतृत्व में पूरी टीम का गठन करके उस पर कार्रवाई हेतु मैं शहर में भेजा था और उसकी रिपोर्ट भी आई है, उस पर नोटिस भी जारी हुआ है और कार्यवाही भी अब जारी है। यदि वो नियमानुसार अपना जो है अर्थदंड या वो नहीं पटाते हैं तो उसमें आगे की जो कार्रवाई होती है नियमानुसार की जाएगी। नहीं, खानापूर्ति की कार्रवाई नहीं की गई है। उनको जो है लगातार 3 नोटिस भी दिया गया है और उसके बाद जो है समस्त डॉक्यूमेंट्स जमा करने के भी निर्देश दिए गए थे। अभी पिछले हफ्ते ही मैं उसका परीक्षण कर रहा था, मंगाया था, तो उसमें नजूल भूमि के रूप में दर्ज है, जबकि उनके द्वारा बताया गया था कि ये मेरी आबादी भूमि है। तो नजूल भूमि में तो नक्शा स्वीकृत नहीं किया जा सकता है, न ही उनको अनुमति दी जा सकती है। उसमें जो है नियमानुसार जो है SDM साहब और तहसीलदार साहब को पत्र प्रेषित किया जाएगा नजूल में अतिक्रमण के खिलाफ, और जो भी होगा कानूनी कार्रवाई वो की जाएगी। न्यायधानी बिलासपुर में अब ऐसा लगने लगा है कि प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं बची है। जिनके पास पैसा है, रसूख है, वो सब कुछ कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। ऐसा ही ताजा मामला सामने आया है शहर के व्यापार विहार स्मार्ट रोड से, जहां दबंगों ने खुलेआम निगम प्रशासन को चुनौती दे डाली है।
हुआ यूं कि होटल आनंदा इंपीरियल के सामने बने डिवाइडर को तोड़ डाला गया, वो भी किसी छोटे मोटे हादसे में नहीं बल्कि जानबूझकर निगम ने महाराणा प्रताप चौक से लेकर FCI गोडाउन मोड़ तक इस चौड़े स्मार्ट रोड के बीचों बीच डिवाइडर बनवाया था ताकि सड़क पर सुरक्षा बनी रहे और हादसे ना हो। लेकिन दबंगों ने अपनी दबंगई दिखाते हुए डिवाइडर पर लगी ग्रिल हटवाई और पूरे डिवाइडर को ध्वस्त करा दिया। अब सवाल ये है कि ऐसा करने से फायदा किसे? जवाब साफ है, होटल को, क्योंकि रास्ता चौड़ा हो गया, एंट्री आसान हो गई। पहले भी ऐसा ही मामला रिंग रोड 2 गौरव पथ में सामने आया था, जहां शराब भट्टी के सामने डिवाइडर तोड़ा गया था। उस वक्त तत्कालीन निगम कमिश्नर रानू साहू ने कार्रवाई करवाई थी, लेकिन अब लगता है कि प्रशासन का डर कहीं गुम हो गया है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जहां डिवाइडर तोड़ा गया वहीं निगम के केबल के बीच एक पेड़ की ठूंठ दिखाई दे रही है, यानी हरे भरे पेड़ को भी नहीं छोड़ा गया। पीएम मोदी के एक पेड़ मां के नाम के संदेश की भी इन दबंगों ने धज्जियां उड़ा दी। जब इस विषय में नगर निगम की सभापति से चर्चा की गई तो उन्होंने इस पर कार्रवाई करने की बात कही है। कौन तोड़वाया है तो मुझे नहीं मालूम है, बस जिसने भी तोड़वाई है एक की जांच होना चाहिए और जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होना चाहिए। अगर पेड़ काटा गया है तो गलत किया है। प्रधानमंत्री हमारे कहना है एक पेड़ माँ के नाम से पेड़ लगाओ, जिसने भी काटा है उसकी कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि क्या निगम प्रशासन इस बार इन दबंगों पर कोई सख्त कार्रवाई करेगा या फिर न्यायधानी में दबंगई ही प्रशासन का नया चेहरा बन जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर के दो मुहानी एनीकट में एक बड़ा हादसा उस समय टल गया जब एक ट्रैक्टर तेज बहाव के बीच एनीकट पार करते समय अनियंत्रित होकर नदी में गिर गया। बताया जा रहा है कि यह घटना ट्रैक्टर चालक की लापरवाही के चलते हुई, जो तेज बहते पानी के बावजूद एनीकट पार करने की कोशिश कर रहा था। गनीमत रही कि चालक समय रहते ट्रैक्टर से कूद गया और उसकी जान बच गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर राहत कार्य शुरू किया गया और काफी मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से ट्रैक्टर को नदी से बाहर निकाला गया। एक बार फिर से रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर में एक अनोखी और रोमांचक प्रेम कहानी ने सबका ध्यान खींचा है, जहां 75 वर्षीय दादूराम गंधर्व ने 45 वर्षीय आरती त्रिवेदी से प्रेम विवाह किया। यह जोड़ी पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गई है। महज 8 दिनों की मुलाकात में जन्मा यह प्यार इतनी गहराई तक पहुंचा कि बात शादी तक जा पहुंची। दादूराम की पहली पत्नी के निधन के बाद उन्होंने जीवन में अकेलेपन को महसूस किया और जब आरती की नज़र उन पर पड़ी तो बातचीत शुरू हुई, जो धीरे धीरे एक सच्चे प्रेम में बदल गई। बीते गुरुवार को दोनों ने 7 फेरे लिए और अब करवा चौथ के दिन आरती ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत भी रखा है। इस शादी में खास बात यह रही कि दादूराम का पूरा परिवार, बहू, नाती पोते नई दुल्हन आरती को खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं और यह अनोखा रिश्ता सबके लिए एक मिसाल बन गया है कि प्यार उम्र नहीं देखता। ऐसी शादी जो बिलासपुर में हुई है और पूरे देश और प्रदेश भर में बवाल मचा कर रख दी है। सोशल मीडिया में जमकर ये वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए हम आपको उन जुगल जोड़ों से मिलाएंगे जिनकी उम्र है, एक 75 साल के हैं और एक हैं 45 साल की। इनका नाम है दादूराम गंधर्व और ये है आरती त्रिवेदी जी, और इनके कुछ परिजन भी यहाँ पे मौजूद है। और जिस मंदिर प्रांगण में हम खड़े हैं वो दादूराम द्वारा ही बनाया गया मंदिर जो आप देख रहे हैं, पहली बीवी की याद में इस मंदिर को बनाया गया है। आप देख सकते हैं अभी दादूराम जी ने दूसरी विवाह किया है। दादू जी, आपकी उम्र क्या है? मैं 75 बोलते, 75 साल के। हाँ। कैसे मुलाकात हुई इनसे आपकी? ऐसे कुछ जानकारी से सोचा ये करके भगवान की मस्जिद हुआ, इसलिए मंदिर में बैठे रहो, मंदिर में ही बनवाए। वो जो मोर पत्नी है और बाद में ढूंढा ही वो बात करी, वही बात। कहाँ मुलाकात हुई थी? हमारी यही मुलाकात हुई।
रतनपुर कहाँ मुलाकात हुई थी? नहीं यहीं। अच्छा, अभी आरती जी से पूछते हैं। आरती जी, इनसे आपकी मुलाकात कहाँ हुई थी? यही हमारा चिंगराजपारा में चिंगराजपारा मुलाकात में। हुई। आपका घर भी यहीं है? नहीं, मैं किराए में वो वहाँ रहती थी सरकंडा में। क्या कुछ खास नजर आया गंधर्व जी में? ये हमको पसंद आ गए, बस हमने इससे शादी कर ली। और आज करवा चौथ भी है। जी, हमने इनके लिए करवा चौथ भी रखा है। बहुत बढ़िया। तो ये दादू राम जी है और ये उनकी पत्नी आरती, और साथ में उनकी नातिन और नाती जी भी मौजूद है। क्या नाम है आपका? शारदा गंधर्व। खुशी हैं आप? बहुत खुश हूँ भैया। और आप क्या कहेंगे अपने? मैं तो मेरा दादा इतिहास रख दिया भाई। नहीं, दादी के लिए क्या कहेंगे? दादी भी बढ़िया है, अब मेरे दादा के लिए अब क्या आगे क्या बोल सकते हो मैं उसके। उनके नाती का कहना है कि उनके जो दादाजी है उन्होंने इतिहास रख दिया, और भी उनकी जो दादू जी है उनकी बहू भी यहाँ मौजूद है। जी, क्या नाम है अम्मा बहुत आपका? पसंद हूँ मैं, मेरा ससुर शादी कर लिया तो खुश है? हाँ, खुश है? खुशी हूँ बहुत। आप कितने साल के हैं? 45 साल के। अब दोनों की उम्र सेम है। हाँ। ये बहुत बढ़िया। दादू जी, आपको नए विवाह के लिए हार्दिक बधाई आप दोनों को। और मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत अच्छी बात है कि दोनों को एक दूसरे का अपने जीवन के लिए एक जीवन साथी मिल गया है और दोनों खुश रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कल इनकी शादी हुई थी और आज करवा चौथ है, और उनकी पत्नी जो आरती है आज उपवास रखी हुई है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे, ग्रैंड न्यूज। बिलासपुर जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र से एक बड़ी और दर्दनाक खबर सामने आई है। सिल्ली मोड़ के पास गहिला नाला के नजदीक एक तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार में आग लग गई, जिससे वाहन बुरी तरह जलकर खाक हो गया। हादसे के वक्त कार में 2 युवक सवार थे जो पेंड्रा से बिलासपुर की ओर जा रहे थे। आग लगने के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति का जायजा लिया और जांच शुरू कर दी है। फिलहाल दोनों युवकों की स्थिति और पहचान के बारे में आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन हादसा इतना भयावह था कि राहत कार्य में भी वक्त लग रहा है। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है और आग लगने के कारणों की भी जांच की जा रही है। बिलासपुर जिले से एक बड़ा वित्तीय घोटाला सामने आया है। शिक्षा विभाग में पदस्थ शिक्षक एवं संकुल समन्वयक साधेलाल पटेल पर फर्जी मेडिकल बिल लगाकर लाखों रुपए की प्रतिपूर्ति राशि हड़पने का गंभीर आरोप साबित हुआ है। मामले की जांच पूरी होने के बाद संयुक्त संचालक शिक्षा बिलासपुर ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जानकारी के अनुसार साधेलाल पटेल, जो वर्तमान में पौसरा के संकुल समन्वयक हैं और मूल पद शिक्षक हैं, उन्होंने अपने रिश्तेदारों, मृत साले और अपनी पत्नी के नाम पर फर्जी मेडिकल बिल बनवाकर करीब 30 लाख रुपए का आहरण करने की कोशिश की थी। उन्होंने कई फर्जी बिल तैयार कर बीईओ कार्यालय बिल्हा से स्वीकृत करा लिए थे, लेकिन समय रहते मामला उजागर हो गया। जांच में पाया गया कि साधेलाल पटेल ने खुद के नाम से 7,73,000 रुपए का मेडिकल बिल प्रस्तुत किया, जबकि वास्तविक बिल केवल 77,000 रुपए था। यही नहीं, उन्होंने अपने दिवंगत साले के नाम से भी 5,33,000 रुपए का फर्जी बिल लगाया, जबकि असली बिल सिर्फ 33,000 का था। इसके अलावा उनकी पत्नी राजकुमारी पटेल, जो देहानपारा बैमा प्राथमिक शाला में प्रधान पाठक है, उसके नाम से भी लगभग 7,32,000 रुपए का मेडिकल बिल पेश किया गया, जबकि असली खर्च सिर्फ 33,000 रुपए का था। जांच में यह भी सामने आया कि बीईओ कार्यालय बिल्हा में भी दस्तावेजों में हेरफेर कर शासकीय राशि का गबन किया गया। इस पूरे मामले में संकुल संचालक आरपी आदित्य ने तत्कालीन बीईओ और साधेलाल पटेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने कार्यवाही की अनुशंसा की है, उस पर उसको निलंबित किया गया है। कब से ये चल रहा था सर? अभी वो परीक्षण में है, परीक्षण के बाद वो स्पष्ट हो पाएगा कि कितने लोग इसमें लिप्तता है। अभी चूंकि साधेलाल का नाम सामने आ रहा है और उसकी पत्नी का नाम सामने आ रहा है, इसलिए 2 लोगों पर अभी कार्रवाई की जा रही है, बाकी प्रक्रिया में है। कब से ये चल रहा था सर और क्या कुछ इसमें आ गया? अभी तो 2022 से मालूम हो रहा है, 2022 में एक बार घटना हुई है, उसके बाद अभी प्रक्रिया में है ये, और प्रक्रिया में अभी टाइम लग सकता है कुछ दिन, लेकिन कार्रवाई होगी। जांच में क्या कुछ निमित्त आपकी ओर से पाई? जांच में वही की राशि में फेरबदल करके राशि आहरित की गई है। क्या कितने की राशि है और अभी राशि का उसका परीक्षण चल रहा है, दोबारा से उसको और चेक करा रहे हैं कि कितने की राशि है। लगभग 30 लाख रुपए की राशि, लेकिन बहुत सी राशि उसमें से आहरित नहीं हो पाई है अभी। साधेलाल पटेल वाला जो है विकास खंड शिक्षा कार्यालय बिल्हा का है,
और ये 2023 का है। उसमें जांच बैठाई गई थी। जांच होने के बाद जो अभिमत प्राप्त हुआ है उसके आधार पर संयुक्त संचालक महोदय के द्वारा कार्रवाई की गई है। साधेलाल पटेल को सस्पेंड किया गया है और साथ में FIR दर्ज कराने के लिए निर्देशित किए गए हैं। पहले भी एक FIR उनका कुछ कागज गुम हो गया था, तो उसमें भी FIR दर्ज कराया गया है विकासखंड शिक्षा अधिकारी विधा के द्वारा, और साथ में ये भी एक FIR के लिए लिखे हैं। तो साधेलाल पटेल के साथ साथ जो भी तत्कालीन BO उस समय थे उनके उसमें FIR दर्ज कराना है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तखतपुर BO कार्यालय तय किया गया है। वहीं उनकी पत्नी राजकुमारी पटेल को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और 9 अक्टूबर को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। शिक्षा विभाग के इस घोटाले ने विभाग की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में धान की फसल इस समय बालियां देने लगी है, लेकिन किसानों के लिए इस मौसम में एक नई चिंता खड़ी हो गई है। दरअसल धान की फसल पर भूरा माहू कीट का हमला देखा जा रहा है। यह कीट फसल को तेजी से नुकसान पहुंचा सकता है और अगर समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो किसानों की मेहनत और आर्थिक लाभ दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। भूरा माहू कीट धान के पौधों की जड़ से रस चूसता है, जिसके कारण पौधों का हरा रंग धीरे धीरे पीला पड़ने लगता है और जैसे जैसे इसका प्रकोप बढ़ता है पूरा पौधा सूखने लगता है। कई बार खेत का एक बड़ा हिस्सा इस कीट से प्रभावित हो जाता है। इससे किसानों की पूरी मेहनत बेकार हो सकती है। कृषि विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह कीट एक पौधे से दूसरे पौधे पर तेजी से फैलता है और धान की जड़ों को कमजोर कर देता है। यदि समय रहते इसका उपचार न किया जाए तो फसल झुलसने लगती है और उत्पादन काफी कम हो जाता है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि खेत में ज्यादा पानी न भरा जाए क्योंकि इससे कीट पनप सकते हैं। प्रभावित पौधों को तुरंत खेत से निकाल कर नष्ट करना चाहिए या जला देना चाहिए। कई बार पौधों को जला देना ही सबसे सुरक्षित उपाय होता है ताकि कीट और इसके अंडे आसपास की फसल में ना फैल सके। जरूरत पड़ने पर कृषि विशेषज्ञ की सलाह लेकर उपयुक्त कीटनाशक दवा का छिड़काव करना चाहिए। यदि किसी पौधे में भूरा माहू का प्रकोप दिखाई दे तो उसे तुरंत अलग कर नष्ट कर दें। इस तरह बाकी पौधों को सुरक्षित रखा जा सकता है और नुकसान कम किया जा सकता है। माहू का क्या होता है, उसका लक्षण जो पैरा है, सूखा पैरा, उसको क्या करना है, मेड़ पे थोड़ा सा बिछा के रखना है। तो बिछा के रखने पे क्या होगा, सुबह जब मॉर्निंग में जाके देखेगा किसान तो माहू जो है उस पैरे के नीचे छुपा रहता है। वो पहचान है कि हमारे खेत में माहू आ रहा है। फिर क्या होता है, गोल गोल ऐसे सूखता है माहू का, जो जिस खेत में माहू आ गया पौधे का चूसने लगते हैं तो गोल के रूप में सूखता है। जैसे ही थोड़ा बहुत सूखा हुआ फसल दिखे तो क्या करना है, उस सूखा हुआ फसल को जो हरा फसल है उससे अलग करना है। अलग करने के बाद तुरंत ही एक आध दिन में या हो सके उसी दिन थायोमेथोक्साम है या जो है माहू के और अन्य जो कीड़े हैं की दवाई हैं उसको तुरंत उसी शाम को छिड़काव करना है। सबसे पहले जहां लगा हुआ है, फिर पूरे खेत में छिड़काव करना है। किसानों से अपील की गई है कि वे अपनी फसल की रोजाना निगरानी करें और किसी भी लक्षण को हल्के में ना लें। समय पर पहचान और उपचार से भूरा माहू कीट पर काबू पाया जा सकता है। याद रखें, फसल की सुरक्षा ही आपके मेहनत और आर्थिक लाभ की सुरक्षा है। इस मौसम में सतर्कता और सही कदम उठाने से धान की पैदावार को सुरक्षित रखा जा सकता है और किसानों की मेहनत सफल साबित हो सकती है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के सरस्वती शिशु मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय राजकिशोर नगर में स्वदेशी जागरण मंच द्वारा एक प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को भारत में निर्मित वस्तुओं के लिए उनके उपयोग के लिए जागरूक किया गया। इस अवसर पर मंच की प्रांत महिला प्रमुख अरुणा दीक्षित और नगर संयोजिका सुमन द्विवेदी विशेष रूप से उपस्थित रहीं। मेला निर्माण समिति के सदस्य सुशांत द्विवेदी और जिला प्रशिक्षक विवेक पांडे ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। प्राचार्य भूपेंद्र गौरहा ने छात्रों को संबोधित करते हुए बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने कैसे स्वदेशी तकनीक का उपयोग कर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। उन्होंने विद्यार्थियों को यह समझाया कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में स्वदेशी उत्पादों का उपयोग कितना जरूरी है। कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल विद्यार्थियों को देशभक्ति से जोड़ना था, बल्कि उन्हें स्वदेशी वस्तुओं के महत्व और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को समझाना था। भारतीय डाक विभाग द्वारा समय समय पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है और बच्चों की बौद्धिक विकास को बढ़ाने लेखन प्रतियोगिता के साथ साथ सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता रहा है। साथ ही पुरस्कृत भी किया जाता रहा है। इसी कड़ी में वर्ष 2025-26 में अंतर्राष्ट्रीय पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कोरबा निवासी कुमारी फाल्गुनी राठौर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिन्हें अधिकारियों द्वारा 25,000 रुपए से पुरस्कृत किया गया। तो वहीं तीसरे स्थान पर सीपत निवासी शौर्य साहू को सम्मानित किया गया। के अंतर्गत लेटर राइटिंग प्रतियोगिता थी, जिसमें ओशन को कैसे बचाया जा सकता है ये लिखना था। तो मैंने लिखा और मेरा प्राइज़ लगा। मतलब एनकरेज करते हैं मेरे मम्मी पापा की पढ़ाई के साथ साथ और भी कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेशन करना चाहिए, तो उन्हीं के कारण लगा है, क्योंकि एग्ज़ाम्स के बीच में ये करने में थोड़ा हेजिटेशन हुआ था मुझे, बट फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे एनकरेज किया कि हाँ तुम्हें कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। देखिए, इसकी तैयारी तो ऐसे मैं बहुत टाइम से नहीं कर रहा था। ये सडन ही पता लगा कि ये कंपटीशन होने वाला है, तो इसे कोई तैयारी अच्छे से नहीं की थी, जो मन में आया वही लिखा। राष्ट्रीय पत्र लेखन प्रतियोगिता था, जिसमें विगत लास्ट उसमें हमारे यहाँ से दोनों बच्चे, जैसे कि आपने अभी देखा, एक फाल्गुनी राठौर है जो कि जमनी पाली कोरबा से हैं और जिन्होंने प्रथम प्राइज़ प्राप्त किया स्टेट लेवल पे, और साथ ही साथ नेशनल लेवल में भी इनका 3rd पोजीशन है। और दूसरा जो हमारे शौर्य कुमार साहू है, ये बिलासपुर सीपत से ही हैं, तो इन्होंने दोनों ने अपने इसमें भाग लिया था और पूरे स्टेट में और नेशनल में अपने बिलासपुर संभाग का नाम इन्होंने रोशन किया। तो उसी के संबंध में आज चूँकि डाक का हमारा नेशनल पोस्टल वीक चल रहा है, तो विश्व डाक दिवस के अवसर पर आज हमने इनको पुरस्कृत भी किया, इनको चेक के माध्यम से। करवा चौथ का पर्व नजदीक आते ही बिलासपुर शहर के बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। सुहागिनें सजने संवरने और पूजा सामग्री की खरीदारी में जुट गई हैं। बाजारों में हर तरफ उत्साह और उमंग का माहौल है। सड़कों पर महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है। कोई साड़ी चुन रही है तो कोई गहनों की खरीदारी में व्यस्त है। दुकानों पर पारंपरिक परिधानों और नए डिजाइन की साड़ियों की मांग लगातार बढ़ रही है। दुकानदारों का कहना है कि इस बार बिक्री पिछले सालों के मुकाबले कहीं ज्यादा बढ़ी है। पूजा सामग्री की दुकानों पर भी खूब चहल पहल है। करवा चौथ के लिए विशेष थालियां, सुंदर मटके, कलश, दीपक और साज सज्जा का सामान बड़ी मात्रा में बिक रहा है। हर कोई इस शुभ अवसर की तैयारियों में डूबा है। महिलाओं में सबसे ज्यादा उत्साह मेहंदी को लेकर देखा जा रहा है। शहर के चौक चौराहों, बाजारों और सैलूनों में अस्थायी मेहंदी स्टॉल लगाए गए हैं। डिजाइनर मेहंदी लगवाने के लिए महिलाओं की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। कई जगहों पर तो मेहंदी आर्टिस्ट के पास पहले से बुकिंग कराई जा रही है। दुकानदारों का कहना है कि करवा चौथ जैसे त्योहारों से न केवल बाजारों में रौनक आती है, बल्कि कारोबार को भी नई ऊर्जा मिलती है। इस बार शहर की चमक दमक से साफ झलक रहा है कि त्योहार का जोश लोगों के दिलों में पूरी तरह बस चुका है। पूरे शहर में करवा चौथ की खुशबू फैल चुकी है। कहीं मेहंदी की रंगत, कहीं साड़ी की चमक, तो कहीं पूजा की थालियों की सजावट। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के साथ इस त्योहार को पूरे उल्लास और प्रेम से मनाने की तैयारी में जुटी हैं।
बिलासपुर शहर का हर कोना अपने भीतर एक इतिहास समेटे हुए है। शहर के आधुनिक चौक और नई कॉलोनियों के बीच आज भी कुछ ऐसी जगहें हैं जो बीते दौर की गवाही देती हैं। ऐसी ही एक ऐतिहासिक जगह है मुंगेली नाका चौक के पास स्थित मीना बाजार। आज भले ही यह इलाका सरकारी क्वार्टरों में बदल चुका है, लेकिन यहाँ की दीवारों और नेम प्लेटों पर अब भी मीना बाजार लिखा देखकर अतीत की यादें ताज़ा हो जाती हैं। यह वही स्थान है जो कभी बिलासपुर का सबसे प्रमुख व्यापारिक और मनोरंजन केंद्र हुआ करता था। ब्रिटिश काल में जब बिलासपुर एक उभरता हुआ प्रशासनिक शहर था, तब कलेक्टर कार्यालय से महज 300 मीटर की दूरी पर स्थित यह मीना बाजार लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने का मुख्य ठिकाना था। यहाँ कपड़ों, मसालों और घरेलू सामानों की दुकानें सजी रहती थी। अंग्रेज अधिकारी और उनके परिवार भी यही खरीदारी करने आया करते थे। शाम के समय यहाँ झूले, नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता था। इसी कारण इस जगह का नाम पड़ा मीना बाजार, जहाँ व्यापार के साथ साथ मनोरंजन की भी भरपूर व्यवस्था थी। समय के साथ नए बाजार विकसित हुए, लोग आगे बढ़ गए और मीना बाजार की रौनक धीरे धीरे खत्म होती चली गई। अब जहाँ कभी भीड़ हुआ करती थी, वहाँ PWD विभाग के सरकारी क्वार्टर बन गए हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन क्वार्टरों की नेम प्लेटों में आज भी मीना बाजार का नाम दर्ज है, मानो इतिहास अब भी दीवारों में सांस ले रहा हो। पूर्व पार्षद राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि उनके पिता रघुवीर सिंह ठाकुर उस समय बिलासपुर के कलेक्टर थे और वे बचपन में अक्सर मीना बाजार आया करते थे। उन्होंने बताया यह जगह लोगों के मिलने जुलने का केंद्र थी। यहाँ की चहल पहल आज भी याद आती है। नाम बदल गया पर पहचान नहीं। वहीं स्थानीय निवासी और दुकानदार राजीव रजक ने कहा कि ये उन्होंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि मीना बाजार बिलासपुर के व्यापार का मुख्य केंद्र था। उस समय यहाँ चुंगी वसूली भी होती थी। ऑफिसर्स कॉलोनी से बीच में पूरा टोटल खाली था वो, तो वहाँ बाजार लगता था एक जमाने में। उसके बाद यहाँ गवर्नमेंट ने अपनी बिल्डिंग बनाई, फ्लैट बनाए। उसके बाद बाज़ार शिफ्ट हो गया शेफर स्कूल के सामने और कुड्डू रन के नीचे, ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि वहाँ भी स्कूल हैं, दोनों तीनों चारों। उसके बाद ये यहाँ लगना चालू हो गया, हमारे घर से लेके राजस्थान रोड पर। पूर्व में पहले यहाँ PWD की बिल्डिंग बनी थी। उस बिल्डिंग में क्या है, उसका उद्घाटन के समय इसको मीना बाज़ार का नाम दिया गया था इसका। तो अभी भी मीना बाज़ार के नाम से प्रसिद्ध है ये। और यहाँ पर PWD का सब कॉलोनी IPS अधिकारी सब रहते हैं, उसमें बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं। इसी नाम से उसका पूरे में हुआ होगा। मैं इसका जानकारी तो मेरे को नहीं है, पर मीना बाज़ार के नाम से अभी प्रसिद्ध है वो। हम छोटे छोटे रहे, कबर बड़े हैं तब के भरा थे। फिर भी 30 साल 40 साल और 60 और एक के उम्र हो गए 61 साल। हाँ, ओकर पहली के यानी कि थोड़ा बात बता था। मैं पढ़े लिखे नहीं हूँ भाई, अब मैं बोला नहीं जाना। हाँ, तो करीबन 50 साल पहले यहाँ मीना भरात रही। हाँ, आप लोग देखे हैं यहाँ पर? हाँ, हमारे में देखे हैं मेरे कोढ़ा भूसा साग भाजी लेवत रहे। भले ही अब मीना बाजार की रौनक इतिहास का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन इसका नाम और यादें आज भी जिंदा है। बिलासपुर की पुरानी आत्मा को महसूस करने के लिए आज भी लोग इस जगह को सम्मान की नज़र से देखते हैं, मानो अतीत अब भी दीवारों के बीच अपनी कहानी कह रहा हो। मीना बाजार अब भले ही बदल गया हो, लेकिन इसकी पहचान और यादें आज भी बिलासपुर के दिलों में जिंदा है। जैन न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।